कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मेरा नाम आनंदा शंकर जैन। मेरा नाम पूनम है। हाय, आई एम शिराज। मेरा नाम चारू मित्तल है। मैं 50 साल की हूँ। मैं 34 साल का हूँ। मैं 18 इयर्स की हूँ। मैं सीनियर भरतनाट्यम कुचिपुड़ी और कंटेम्प्रेरी डांसर इस देश की। बाय प्रोफेशन आई एम अ फिटनेस एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट। मैं बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ। मेरा पैशन, मेरी हॉबी जिंदगी है। बहुत खूब अचीवमेंट्स हुआ है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। मुझे पढ़ना, गाना गाना, डांस करना, मतलब सब कुछ करना अच्छा लगता है। नेवर गिव अप एटीट्यूड इज व्हाट आई एम ऑल अबाउट। खुश मिजाज जिंदगी के जोश से भरे इन लोगों के पास सब कुछ था, परिवार, दोस्त, पैसा, खुशियां। लेकिन इन्हें कभी अंदाजा भी नहीं था कि दबे पांव कोई इनकी जिंदगी में आ रहा है, चुपचाप बिना किसी आहट के। उसने धीरे धीरे इनकी जिंदगी को दबोचना शुरू कर दिया और जब तक इन्हें इस खतरे का आभास होता काफी देर हो चुकी थी। तो पहली बार इन माय लाइफ आई वाज हियरिंग द वर्ड कार्सिनोमा एट सच क्लोज क्वार्टर्स। कुछ साल पहले मुझे ल्यूकेमिया हो गया। मुझे कोलन कैंसर हुआ था, आंतड़ियों का कैंसर। मुझे 2005 में ल्यूकीमिया हुआ था। ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर। वो बताकर नहीं आता, ना हमें आगाह करता है। उसको पहचान पाना, पकड़ पाना, काबू में कर पाना आसान नहीं। वो कब आ जाए कोई नहीं जानता, कब शरीर में पनपने लगे ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम उससे हार मान जाएं? क्या कैंसर वाकई इतना खतरनाक है कि इंसान उसके सामने घुटने टेक दे? क्या कैंसर का मतलब है सिर्फ और सिर्फ मौत? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट IRAS ऑफिसर हूँ। सन 2000 में मैं एक्स इंडिया लीव में वॉर्सो में थी, अपने हस्बैंड और अपने दोनों लड़कों के साथ। मेरी लाइफ बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, कोई इश्यूज, प्रॉब्लम्स नहीं थे। बस इतना था कि कब्जी रहती थी और थकावट रहती थी। और हर NRI की तरह जब हम इंडिया आते थे, मैं अपनी जांच कराती थी, कुछ नहीं निकलता था, वापस चली जाती थी। और फिर अचानक एक दिन मैं अपने बेटे की क्लास में वॉलंटियर कर रही थी और मैं फेंट हो गई। पूनम, उस दिन आप बेहोश हो गई और जब होश में आई तो क्या पता चला? होश में आई तो हम एक पास के क्लिनिक में थे। बहुत ज़्यादा दर्द था, क्रैम्पिंग हो रही थी। एक डॉक्टर के पास सारी दिन हमने निकाल दिया था, इतना दर्द था। कभी वो अनीमा कर रहे थे, कभी वो सब यही सोच रहे थे कि कब्जी है, बहुत अक्यूट कॉन्स्टिपेशन है। फाइनली उन्होंने रात को बोला कि चलो यहाँ पे किसी मिलिट्री हॉस्पिटल में वहाँ बेड मिल रहा है, आपको वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। आई थिंक वो रात मेरी ज़िंदगी की बहुत भयानक रात थी और अभी जब मैं एम्बुलेंस की आवाज़ सुनती हूँ तो वो रात की मुझे याद आ जाता है। और फिर रात में उन्होंने एक्सरे किया, उन्होंने कहा ट्यूमर है। रात में ऑपरेशन हो गया। अगले दिन सुबह डॉक्टर ने ऑपरेशन से निकल के मेरे हस्बैंड को कहा कि इनको मैं पूरी तरह से तो नहीं, कॉन्फिडेंटली नहीं बोलता, पर मुझे लगता है कि इनको कोलन कैंसर है, ये ट्यूमर जो है ये मैलिग्नेंट है। और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी, दर्द में चीख रही थी और बोल रही थी प्लीज़ या तो इंडिया ले चलो या कहीं और ले चलो। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे को बोल क्या रहे हैं, क्योंकि उस समय मुझे पता भी नहीं था कि कोलोस्टमी शब्द क्या होता है। तो इट वाज लिटरली कि उस दिन के दौरान, और उन्होंने यही बताया था कि आपने सारे दिन भर इतने सारे एनीमा हुए और उसके कारण से एक्चुअली वो जो आपके अंदर जो ट्यूमर था वो बर्स्ट हो सकता था। तो इसीलिए रात में वो इमरजेंसी सर्जरी हुई। रात में उन्होंने मेरा इंटेस्टाइन काटा, साथ में यहाँ पे कोलोस्टमी का बैग, जो मैं फिर अगले 9 महीने उस बैग के साथ मैं जिए हूँ। बट उस बैग के साथ या इलाज के दौरान जिंदगी बहुत मुश्किल थी। बहुत मुश्किल थी।
वो 9 महीने उस बैग के साथ जीना काफ़ी मुश्किल था, एडजस्ट करना पड़ता था। बेसिकली जो मैं बोल रही हूँ वो ये है कि आपका जो बाउल मूवमेंट है वो पूरा नहीं होता है और वो आप यहाँ पे बैग में इकट्ठा कर रहे हैं और उसको दिन में 2 या 3 दफ़ा चेंज कर रहे हैं। तो डिप्रेशन और कैंसर दोनों चीज़ झेलना बहुत मुश्किल था। तो वो पैनिक अटैक्स होते थे, प्रॉब्लम्स होती थी। रात को मुझे लगता था कि मेरे को पता नहीं क्या हो जाएगा। दिन में उठ के मैं अपने हस्बैंड को या अपनी फ्रेंड्स को बोलती थी कि जाके देखो मेरे छोटे बेटे की हड्डियां सारी डिसॉल्व होती जा रही है, शायद उसको तो कुछ नहीं हुआ। क्योंकि बेसिकली जब आप उस समय पहली दफ़ा अगर आप डेथ को फेस कर रहे हो, आप देख रहे हो कि अच्छा मैंने तो कभी नहीं सोचा था और अब हो सकता है कि मैं मर सकती हूँ, तो उस समय आपका पूरा नज़रिया बदल जाता है। तो आपको लगता है कि सारी तरफ पता नहीं क्या होने वाला है। बच्चे बहुत छोटे थे? बच्चे बहुत छोटे थे। मेरे दोनों बेटे, एक 7 साल का था और एक 3 साल का था। उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ा। एक मैसेज सुनाते। I just want to tell you how proud I am, how privileged I consider myself to be, and how honored I am to have a mother like you who does the work that she does. And I can't tell you how special it is for me to be 7,000 miles away most of the year and be able to tell so many people just how many lives my mother affects, how many lives she makes better. Hi Mom, I love you and I want to dedicate a song to you. Thank you. Truly thank you. इलाज का जो पूरा वक्त होता है किसी भी कैंसर पेशेंट के लिए, जैसे आपने कहा कीमो है, कीमो के नाम से हम लोगों ने, जिन्होंने नहीं सफ़र किया वो भी डरते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिसको उसे झेलना होता है उसके लिए वो वक्त बहुत ख़राब होता है। लेकिन आपको कोलन कैंसर पता चला, उसके बाद भी आपकी मुश्किलें रुकी नहीं थी और भी डायग्नोज होने बाकी थे। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? तो कोलन कैंसर था, साथ में एज आई टोल्ड यू डिप्रेशन था। हम वो सारा कीमोथेरेपी हुई, कई साइकिल्स कीमो की हुई, हर साइकिल मुश्किल थी। पर उसके बाद फिर सब कुछ लगा कि अच्छा चलो अब ख़त्म हुआ। उसके बाद हम चेकअप कराने गए। पहली दफ़ा चेकअप कराने गए तो उन्होंने कहा उन लगता है कि शायद आपकी ओवरी में कैंसर चला गया है। तो फिर वही जो पहले का सारा टेंशन, पेन वो वापस आ गया। तो उन्होंने ऑपरेशन किया, एक मेरी ओवरी निकाल दी, बट फॉर्चुनेटली वो बिनाइन थी। उसके बाद 2-3 महीने बाद जब अगले चेकअप के लिए गए तो फिर उन्होंने कहा शायद लगता है कि आपके ब्रेस्ट में एक सिस्ट है। तो वो जो तब आपको सिस्ट डॉक्टर्स को लगा था, दैट वाज नॉट कैंसर? दैट वाज नॉट कैंसर, सो नो मोर कैंसर। हाँ, कैंसर के बाद कई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। जिंदगी का नाम ही है कभी खुशी और कभी गम, राइट? तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ होने वाला है, उसको झेलो और अपना जो करना है उसको करो और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ज़िंदगी एंजॉय करो, बिकॉज ज़िंदगी वास्तव में सेलिब्रेट करनी चाहिए। एवरी डे शुड बी अ सेलिब्रेशन, राइट? ये हम अपने सभी दर्शकों को और सब लोगों को बताना चाहते हैं कि 2004 में पूनम ने एक बहुत ही खूबसूरत संस्था कैन किड्स कैन की शुरुआत करी, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके बारे में ज़्यादा आप बताएं सब लोगों को। तो जब मैंने आपको बताया कि 2002 और 2004 के बीच में मैंने काफ़ी डेवलपमेंट सेक्टर पे स्टडी की। मेरे डिप्रेशन में मुझे काफ़ी ये लगा था कि मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ पाया है, लेकिन शायद जो डिफरेंस मुझे क्रिएट करना चाहिए वो मैंने नहीं किया। तो मैंने उस टाइम वाव किया था कि कैन किड्स मैं सेटअप करूँगी बच्चों के लिए, कैंसर के बच्चों के लिए। ये एक कॉज है जिसमें वास्तव में फ़र्क पैदा कर सकते हैं। मेन सबसे ज़रूरी उसमें पॉइंट यही है कि बच्चों का, कोई भी ऐसा बच्चा जिसको कैंसर हो और वो ही शुडंट सफ़र फॉर वांट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर लैक ऑफ फाइनेंस। टेल मी वन, इतनी पॉजिटिविटी या ऐसी सोच आपको कैंसर की वजह से ही मिली मुझे लगता है, या पहले भी आप हमेशा से ऐसी थी, और you've changed, you've become more positive, or you've learned to love life? I've changed. Positive I was, वो फिर डिप्रेशन हुआ, उस डिप्रेशन से कैंसर की वजह से और कुछ सीखा। एक्चुअली बहुत कुछ सीखा। जिंदगी से प्यार करना सीखा। बहुत जिंदगी से प्यार करना सीखा। I've surrounded myself with color, and I've surrounded myself with laughter and with celebration. And हर रोज सुबह उठ के बोलते हैं कि चलो एक और नया सूरज, एक और नया दिन। चलिए आज मेरा आखिरी सवाल आपसे, डर लगता है अभी भी कैंसर से कि अब कुछ और सुनने को ना मिल जाए? नहीं,
नहीं, बहुत डर के जी हूँ। वो 1 साल बहुत डरी हूँ, हर चीज़ से डरती थी। लगता था कि ऑपरेशन टेबल पे जाऊंगी तो मर जाऊंगी, जनरल एनेस्थीसिया होगा मर जाऊंगी, हर चीज़ पे टेस्ट होगा। वो से 1 साल के बाद एक दिन ऐसा आया जब मैंने कहा अब नहीं डरूंगी, बहुत हो गया। सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि बच्चों का क्या होगा। तो ठीक है, मैं अगर बच्चों के साथ भी अपनी ज़िंदगी इस तरह से क्रिएट करूं कि इतनी सारी मेमोरीज हों, इतने सारे गुड टाइम्स हों कि रिग्रेट नहीं हो। सो आई थिंक दैट इज़ वन वे टू लिव लाइफ फुली। पूनम, सच में शब्द नहीं है मेरे पास, सिर्फ थैंक यू कह सकती हूँ। कई बार हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना परेशान होते हैं, काम को लेकर परेशान होते हैं, घर की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर इतना हल्ला करते हैं। अब कोई परेशानी होगी तो मैं आपको याद करूँगी। एंड दिस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ लव, छोटा सा तोहफा ज़िंदगी लाइफ की तरफ से आपके। थैंक यू। कैंसर के खिलाफ लड़ाई में सबसे अहम बात यह है कि हम सब नियमित तौर पर अपना चेकअप जरूर कराएं। याद रखिए कि आपका स्वास्थ्य आपके काम, आपके रिश्तों, आपके शौक से ज्यादा ही अहम है। अगर आप बाकी चीजों के लिए वक्त निकाल सकते हैं तो अपने शरीर के चेकअप के लिए क्यों नहीं। मत भूलिए कि आपकी दुनिया और आपकी जिंदगी आपके स्वस्थ शरीर से ही चल रही है, इसका ख्याल रखिए। कभी शायद टीवी पे सुना, कभी किसी सीरियल में देख लिया, मगर वो रियलिटी में फेस करना वो शायद बहुत मुश्किल था, और शायद मुझसे ज़्यादा मुश्किल मेरे पेरेंट्स के लिए होगा। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद ऐसी मसाजिद और मकबरों की है जिनकी बेहुरमती हो रही है। हमारी विरासत पर रिसीवर क्यों बिठाएगा, जबकि हम अपनी चीज की हिफाजत उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जिम्मेदारी पूरी हुकूमत की है, मुस्लिम तंजीमें भी इसमें काफी हद तक जिम्मेदार है, काफी हद तक। बहुत सारे मकबरे ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी इबादतगाहें भी हैं दिल्ली के अंदर ही मौजूद हैं जो लवर्स पॉइंट बन गए। हमने वहाँ जाके डंडा चलाया तो कुछ लोग तो खुश हुए, कुछ लोगों ने कहा कि आप कौन होते हैं डंडा चलाने वाले। वहाँ लड़के लड़कियाँ बैठे थे, हमने उनको दौड़ाया तो फिर आपके इलेक्ट्रो ने मीडिया कहता है कि आप कौन होते हैं दौड़ाने वाले। तारीखी मसाजिद और मकबरों की बेहरमती देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमा रात 8 बजे, इतवार दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। Fertility is a medical as well as a social problem. यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे UAE में। अल्लाह
हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो एक करेश, हौसला। पुरउम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी, हर पीर ता जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही, हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर, रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज, रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू बहारे सुबह। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो। मैंने कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानी, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीती आई हूँ और जी भी रही हूँ। जब मैं 11 साल की थी तब मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मैं लोगों से जानना चाहती थी कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया कि मुझे क्या हुआ है। मैंने देखा मेरे आसपास पेशेंट्स जो हैं उन्हें मेरे जैसा ही इलाज दिया जा रहा है, वही ट्रीटमेंट उन्हें दिया जा रहा है जो मुझे दिया जा रहा है। मैंने एक पेशेंट को फ़ोन पे बात करते हुए सुना और वो बात सुन के मैं शॉक्ड हो गई। ऐसा क्या सुना आपने कि आप शॉक्ड हो गई? मैंने सुना कि वो कह रहे थे कि मुझे ब्लड कैंसर की शिकायत है। आप 11 साल की थी जब आपको अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए और आपको नहीं पता था कि आपका क्या इलाज हो रहा है, बट क्यों भर्ती कराया गया था? कोई प्रॉब्लम हुई थी? हाँ, काफ़ी टाइम से मुझे फीवर, उल्टियाँ, सर दर्द, काफ़ी मतलब बहुत वीकनेस फील हो रही थी। काफ़ी इलाज कराया, जब डायग्नोज हुआ था कि कैंसर है। बट 11 साल की उम्र बहुत छोटी उम्र होती है। एक बच्चे के लिए समझ पाना कि उसको क्या बीमारी हुई है या कैंसर कितना खतरनाक है, ये तो समझ में नहीं आता। हाँ, क्योंकि कैंसर का नाम ही शायद मेरे लिए नया था उस वक्त। कभी शायद टीवी पे सुना, कभी किसी सीरियल में देख लिया, मगर वो रियलिटी में फेस करना वो शायद बहुत मुश्किल था और शायद मुझसे ज़्यादा मुश्किल मेरे पेरेंट्स के लिए होगा। आपने पूछा अपने पेरेंट्स से कि मुझे क्या हुआ है? नहीं, मैंने कभी नहीं पूछा अपने पेरेंट्स से मुझे क्या हुआ है, क्योंकि मुझे लगा शायद मुझे फीवर मतलब नॉर्मल ठीक है, मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं कि मुझे क्या हुआ। इलाज के दौरान बहुत तकलीफ हुई? बहुत। मुझे पहले मैं इंजेक्शन की इतनी सी सुई भी टच हो जाती थी तो बहुत रोती थी मैं, इतना मतलब कि मैं किसी को ना सुई भी टच नहीं करने देती थी अपनी बॉडी को। अगर बॉडी पे आप कोई हल्की सी टच कर देना कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना खून निकालना है निकाल लो। काफ़ी पेन सा आया उस वक्त, इतना पेन सा आया बस बोल नहीं सकती मैं। एक मैसेज है आपके लिए। चारों जब हमें पता चला कि तुम्हें ब्लड कैंसर है तो हमारे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई और मेरे को रोना भी नहीं आया, बस अपने आप एकदम दृढ़ विश्वास कर लिया मैंने कि नहीं, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा, एकदम ठीक ही हो जाएगी। बस समझाती थी बेटा सब सही हो जाएगा,
रोना भी आता था, उसके सामने नहीं रोती थी, बाद में रो लेती थी। उसके बाल बहुत सुंदर थे, वो गंजी हुई तो मेरे को बहुत रोना आता था। फिर मैंने उसके सामने कुछ नहीं, मेरे बेटा तेरे बाल बहुत अच्छे हो जाए। इसके पापा की हिम्मत टूट जाती थी, वो तो हॉस्पिटल से आकर रोने लग जाते थे। कुछ कहना चाहती हूँ? पढ़ाई में बहुत नुकसान हुआ? हाँ, 1 साल मेरा वेस्ट हो गया था इलाज के, क्योंकि इलाज कराया गया था इसलिए। दोस्त छूट गए थे, सबसे बड़ा दुख, क्योंकि 11 साल की उम्र वो जो था उस टाइम पे, वो लोग जो मेरे दोस्त थे शायद वो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते। उनके अगर वो समझते भी तो उनके पेरेंट्स शायद उन्हें अलाउ नहीं करते। मतलब पुराने सारे दोस्त चले गए थे और फिर अपने बहन भाइयों से भी बात नहीं करवाती थी। इलाज के दौरान काफ़ी टाइम बाद भी ऐसा था कि काफ़ी परहेज करना पड़ता था, तो मैं भाग नहीं सकती थी। कैसे अपनी हिम्मत जुटाती थी? पेरेंट्स ही हिम्मत थे। पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि उस टाइम पे ये था ना कि मैंने अपना स्कूल चेंज कर दिया था। किसी को नहीं बताया था कि मुझे क्या हुआ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी डरते थे। अगर इस बेसिकली हमारे समाज, हमारी ज़िंदगी में समाज बहुत महत्व रखता है, चाहे हम कितना ही पढ़ लें, चाहे हम कितना ही कहीं भी रह लें। उनके मन में एक डर था कि अगर हमारी बेटी को जो चीज़ हुआ है, अगर वो नॉर्मल लोगों के सामने आती है तो वो सोसाइटी, वो समाज उस चीज़ को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्चुअली वो लोग मेरे पास आने से डरते थे। उन्हें लगता था कि मैं उन्हें शायद कैंसर अगर मुझे है तो मुझसे उनके बच्चों को ना फैल जाए। जब मैंने नया स्कूल में गई मैं, तो वहाँ पर फर्स्ट डे जब मैं एंटर हुई क्लास में, तो मुझसे ज़्यादा शौक क्लास के बच्चे थे। मुझे लगा ऐसा मैंने क्या कर दिया, जब उन्हें यही नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है और वो लोग मुझसे इतनी नफरत कर रहे हैं, और जब उन्हें पता लगता तो उनका क्या रिएक्शन होता। इलाज की वजह से आपके पापा को दुकान बेचनी पड़ी थी? हाँ। डॉक्टर्स को ज़्यादा उम्मीद नहीं थी आपके बचने की? नहीं, क्योंकि मेरी लास्ट स्टेज की नियर थी, इसलिए। इतने साल हो गए, अब 7 साल हो गए हैं। हाँ। पुराना डर कभी वापस आता है? पहले आता था पुराना डर कि रिलैप्स ना हो जाए। मैंने अपने डॉक्टर्स से पूछा था, उन्होंने बोला कि अगर आप AML से सफ़र कर चुके हो और आपको इतना साल हो चुके हैं तो आपको अब कोई डर नहीं है। अब क्या सोचा है आगे ज़िंदगी के? इतना ही कहना चाहूँगी कि आगे जो भी बनूँ, जैसे भी बनूँ, अपने मम्मी पापा को खुशियाँ दो। खुशियाँ दो, ढेर सारी। हाँ। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं और एक तोहफा जिंदगी लाइफ की तरफ से। At this stage of life, जब मैं प्रोफेशनल बन गया, I was really making good money and the career was good, going good, and तब जाके कैंसर was एक झटका not happening. दुआएं तकदीरें बदल देती हैं। बेबस आजिज उबेकस बंदा और कर भी क्या सकता है अपने रब के आगे इल्तिजा के सिवा। जो कुछ बंदा सवाल करता है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह उसे अता करता है।
वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं इन नंबरात पर 180034544042 और 180034544046 और हमारा एसटीडी नंबर है 08415305010। किताब और सुन्नत की रोशनी में रूहानी दुआएं हर जुमा रात 10:30 बजे हिंदुस्तान में और 9 बजे यूएई में। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता, मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं, अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। Fertility is a medical as well as a social problem. यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 04023313820 और 233-133-80। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे यूएई में। हुए इंसान सब सोज़े मोहब्बत के लिए पैदा हुए, इंसान सब सोज़े मोहब्बत के लिए पैदा, फरिश्ता होते गर होते इबादत के लिए पैदा। और स्पोर्ट्समैन होने के कारण मेरा एटीट्यूड रहा है, नेवर गिव अप एटीट्यूड रहा है। बट कुछ सालों पहले मुझे अपनी फिटनेस की रूटीन प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी थी। पैरों में क्रैम्प्स आने लगे थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करने लगा था। उसके बाद मैंने अपना एक बेसिक ब्लड काउंट किया। वो रिपोर्ट्स के रिजल्ट्स ने मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका दिया। शिराज, आपकी रिपोर्ट में ऐसा क्या आया था कि आपको झटका लगा? Reports said that I had leukemia, that was cancer. So जब फाइनल रिपोर्ट्स आई थी, एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे कॉल किया था that you will have to come and recheck what is happening. So we will need to do your biopsy reports once again. ये मुझे डॉक्टर ने कहा था। एंड सेकेंड टाइम टेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे कंफर्म न्यूज़ दिया कि इट इज़ अ ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया। उससे पहले आपको एक तो कितने वक्त से और क्या क्या सिम्टम्स ऐसे लग रहे थे जिससे आपको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है? सिम्टम्स वर वेरी सिंपल, के गेटिंग अ क्रैम्प्स इन द काफ्स,
फीवरिश फीलिंग, वीकनेस, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा, एंड लेटर ऑन फोकस नहीं रहता था काम पर। तो आई वॉज वेरी इरिटेटेड, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो